सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा यहाँ पे अपने करने वाले हैं कम्युनिकेशन एंड सेमीकंडक्टर्स। जितने भी सवाल आपसे पूछे गए थे जेईई मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में, जनवरी अटेम्प्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। सभी आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के अंदर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसको कैसे करना चाहिए सर? 12 सवाल पूछे गए थे कम्युनिकेशन से, 13 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से, यानी कि सर वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट चैप्टर, यानी कि हर शिफ्ट में एक सवाल तो इससे आपको पूछा जा ही रहा है। आप सबसे पहले इस प्रिंटेबल फॉर्मेट के पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे, प्रिंट मार के आप इसे टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करेंगे और फिर जो सवाल में आपको दिक्कत आती है, डाउट आती है, आप उसका यहां पे आकर डिस्कशन को देखिए। ठीक है, कहां मिलेगा सर ये पीडीएफ? तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक, सिर्फ 2023 ही क्यों, जब प्रैक्टिस करना ही है तो भैया सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास यहाँ पे 2021 के है, 2022 के जून और जुलाई अटेम्प्ट के है, 2023 के आपके पास जनवरी अटेम्प्ट के है। ये कम्युनिकेशन है, इसका चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की तो भैया 2020 की, 2021 की, 22 और अपने पास जनवरी अटेम्प्ट का। सो मेक श्योर दैट यू आर सॉल्विंग एवरी सिंगल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। इससे आपका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी नहीं है तो वो भी यहां से डेफिनेटली इंप्रूव होगी। ठीक है, अच्छा, आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि कम्युनिकेशन का हमारा एक छोटा सा वीडियो है जो कि अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। आपको बहुत 2 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कम्युनिकेशन में हमारा 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का वीडियो है। उसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्व एग्जांपल्स भी है, उसको खत्म कीजिए, आपका कम्युनिकेशन का जो है प्रैक्टिस वहां से हो जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी को रीड जरूर से कीजिएगा और इसका सबूत, इसका प्रूफ आपको अभी इस सेशन में दिखेगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ये सवाल आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही स्टैंडर्ड और पॉपुलर फॉर्मूला है कम्युनिकेशन में। बाय व्हाट परसेंटेज विल द ट्रांसमिशन रेंज of a TV tower be affected when the height of the tower is increased by 21%? तो ये आपके पास धरती का कर्वेचर हो जाता है एंड सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे इस प्रकार से टावर है। ठीक है, तो जो रेंज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, सो बेसिकली दिस इज दैट डिस्टेंस। इस डिस्टेंस डी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। ये आपका ट्रांसमिशन टावर है तो हम इसे यहाँ पे डी टी कह देते हैं। तो भैया आपका जो ये डी टी का इक्वेशन होता है दैट इज गिवन बाय योर 2r, आर रेडियस ऑफ अर्थ है और हाइट ऑफ द टावर h हो गया। ये जो आपका टावर का हाइट है ना, इसे हम यहाँ पे h कह रहे हैं। तो हमसे प्रश्न में वही बोला कि भैया बाय व्हाट परसेंटेज विल द ट्रांसमिशन रेंज, आपका dt कितने परसेंटेज से अफेक्ट होगा व्हेन द हाइट ऑफ द टावर इज इंक्रीज बाय 21%। देखिए जाहिर सी बात है, आप हाइट को बढ़ाओगे तो आपका रेंज भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका इनिशियल हाइट h था, तो आपका जो आपका नया हाइट होगा दैट इज इंक्रीज बाय 21%, यानी कि इनिशियल हाइट प्लस 21% ऑफ इनिशियल हाइट। तो सर हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है h प्लस 0.21h, यानी कि सर 1.21h। इसका मतलब सर आपका जो नया वाला रेंज है ना, जो आपकी नई वाली रेंज है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r, आपका नया वाला हाइट जो कि 1.21h है। देखिए 1.21 का अंडर रूट कितना होता है? 1.1, तो ये 1.1 बाहर में आ गया और अंदर में आपके पास है 2RH, और सर अंडर रूट 2RH तो इनिशियल रेंज के बराबर था। सो सर ये आपको हो जाएगा इनिशियल रेंज। तो सर यहाँ से ना डायरेक्टली अपने को दिखाई दे रहा है कि 10% का इंक्रीज है। अगर आपको फिर भी सॉल्व करना है कि सर परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, तो आपका फाइनल रेंज इतना है, तो फाइनल क्या लिखोगे यहाँ पे? फाइनल रेंज माइनस इनिशियल रेंज अपॉन योर इनिशियल रेंज मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपको 10% निकल के आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज 3 वोल्ट। आपका जो ए मिनिमम है वो 3 है, वाइल द मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज 60%, यानी कि सर जो आपकी म्यू है दैट इज 60%, मतलब 60/100 बोले तो सर 3/5। द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड वेव इज व्हाट? देखिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स और ए मैक्स ए मिनिमम का एक इक्वेशन है। प्लीज मेक श्योर कि आपने हमारा रिविजन वीडियो या फिर कॉन्सेप्ट वीडियो कम्युनिकेशन का देखा है, सब कुछ वहां पे मेंशन्ड है। ये आपके पास एक इक्वेशन है जो कि अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी कर पाएंगे। अब यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी है सर? 3/5। हमें ए मैक्सिमम निकालना है ना, हमें यहाँ पे
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, हमें मिनिमम दे रखा है दैट इज योर 3। अगेन यहाँ पे आपके पास आ जाता है ए मैक्सिमम प्लस 3। अब तो क्या ही बात है, चुपचाप से क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई कर दो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज योर 5 ए मैक्सिमम माइनस योर 15। तो यहाँ से सर दिख रहा है अपने को दिस इज योर 24 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए मैक्सिमम, यानी कि सर जो अपना ए मैक्सिमम होना चाहिए दैट इज योर 12। तो देखिए बहुत आसानी से अपने को आंसर आ गया इसका। तो फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, बहुत ही सीधा और इजी चैप्टर है आपका कम्युनिकेशन। अ टीवी ट्रांसमिटिंग एंटीना इज 98 मीटर हाई एंड द रिसीविंग एंटीना इज एट द ग्राउंड। समझ में आई मेरी बात कि सर जो आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना है उसकी तो कोई हाइट है और जो आपका रिसीविंग एंटीना है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है। If the radius of the earth is this much, the surface area covered by the transmitting antenna is approximately how much? तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आप इसको रिसीव करवा रहे हैं इस प्रकार से, राइट, सो ये जो रेंज है ना, ये रेंज आप निकालो, ये रेंज आपको आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2RH। तो आपका जो एरिया, आपका जो अप्रोक्सीमेट एरिया कवर हो रहा होगा दैट इज योर पाई डी स्क्वायर विच इज योर पाई, और इसका स्क्वायर किया तो सर दिस इज योर 2RH। अब क्या ही बात है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, अपने को आंसर देना है किलोमीटर स्क्वायर में। तो एक काम करो, रेडियस को किलोमीटर्स में ही रहने दो, रेडियस को किलोमीटर में ही रहने दो, और आपकी जो हाइट है उसे भी किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो ताकि आपका आंसर डायरेक्टली किलोमीटर स्क्वायर में निकल के आ जाए। अब सर यहाँ से 2 शून्य अपने को कट जाएंगे, ये 7 इसको कट कर सकता है ना, 7 1 और 7 4 28। तो सर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपको हो जाएगा 44, दिस इज योर 44 मल्टीप्लाइड बाई 64 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइडेड बाई 10 किलोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कोई अब कुछ मतलब बचा ही नहीं है, इसको सिंपली आप कैलकुलेट करेंगे आपको ऑप्शन नंबर 2 के आसपास ही आता दिखाई देगा, दैट इज योर 3942 डेसिमल समथिंग आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, आप इसको बिल्कुल नहीं मिस कर सकते अपने जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन सारे के सारे टॉपिक। द पावर रेडिएटेड फ्रॉम अ लीनियर एंटीना ऑफ लेंथ L इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? एग्जैक्ट चीज हमारे इवन नोट्स में, हमारे उस कॉन्सेप्ट वीडियो में मेंशन्ड है कम्युनिकेशन के, मैंने उसका फोटो यहां से आपको दिखाया है, ये चीज वहां पे मेंशन्ड है, पावर रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू L बाई लैम्डा का होल स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो देखा हुआ है तो टिक मार पाओगे, नहीं देखा हुआ है तो फिर कष्ट में रहोगे, सिंपल सी बात है। अ कैरियर वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 15 वोल्ट, तो आपको AC दे रखा है 15, is modulated by a sinusoidal base band of signal of amplitude 3 volt. So basically आपको AM दे रखा है 3. The ratio of maximum amplitude to minimum amplitude is what? आपका जो A max होता है ना वो होता है AC प्लस AM। सर AC और AM का समीशन हुआ 18, और जो सर हमारी A मिनिमम होती है वो होती है AC माइनस AM, दैट इज योर दिस माइनस दिस, दैट इज योर 12। हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो ये तो सर बड़ा ही सिंपल सा, मतलब 4 नंबर ऐसे बटे जा रहे हैं और आप इसको कैसे मिस कर सकते हो बताओ? 3/2 ऑप्शन नंबर 2 खत्म, है ना। चलिए अगला देखिए क्या बोलता है, हमसे कहता है कि अ मैसेज सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 किलोहर्ट्ज इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट अ कैरियर सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 मेगाहर्ट्ज। तो आपको FC दे रखा है 1.5 मेगाहर्ट्ज और आपको FM दे रखा है दैट इज योर 3 किलोहर्ट्ज। तो हमसे यहाँ पे बैंडविड्थ पूछ रहा है। अगर आपने ये वाला ग्राफ देखा है जो कि हमारे उस वीडियो में मेंशन्ड है, हमारे नोट्स में भी आपको मेंशन मिलेगा, तो जो आपकी बैंडविड्थ होती है ना, जो आपकी बैंडविड्थ होती है, राइट, दैट इज योर दिस फ्रीक्वेंसी माइनस दिस फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ये आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा हुआ है, आप इसे FC माइनस FM भी लिख सकते थे और इसको FC प्लस FM और इस वाले को FC। सो ये दोनों बेसिकली साइड बैंड्स होते हैं, साइड फ्रीक्वेंसीज होती है। तो जो आपका बैंडविड्थ होता है दैट इज दिस फ्रीक्वेंसी माइनस दिस फ्रीक्वेंसी। तो सर FC और FC आपस में कटेगा और ये सर 2 टाइम्स FM हो जाएगा। सर FM की वैल्यू 3 है तो 2 टाइम्स FM इज इक्वल टू
6 किलो हर्ट्स, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। हड़बड़ाहट में 6 मेगा हर्ट्स को टिक मत कर देना, है ना, फिर -1 झेलते रहेंगे। ओके, अ ट्रांसमिटिंग एंटीना इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। भैया जो ट्रांसमिटिंग एंटीना है वो सरफेस पे रखा हुआ है। ट्रांसमिटिंग एंटीना मतलब इसकी कोई हाइट ही नहीं है, इस ट्रांसमीटर की कोई हाइट ही नहीं है। द मिनिमम हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना रिक्वायर्ड टू रिसीव द सिग्नल इन LOS लाइन ऑफ साइट एट 4 किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम इट इज दिस मच। तो x की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछ रहा है। सो बेसिकली हमसे कहता है कि भैया आपका जो रिसीविंग टावर है उसकी आपने को हाइट बतानी है, राइट। तो आपको यहाँ से सिग्नल निकला, टावर ने इसको रिसीव कर लिया। तो ये जो आपकी d होती है वो तो जैसे हमको पता ही है, दिस d इज इक्वल टू √2RH। यहाँ पे इस बार रिसीवर का हाइट है, HR आप इसको चाहो तो लिख सकते थे। हमको यहाँ पे d दे रखा है 4 किलोमीटर। हमें निकालना क्या है सर, यहाँ पे हाइट ऑफ द रिसीविंग एंटीना, हमें HR निकालना है। तो सर एक काम कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। d की वैल्यू कितनी है, 4 किलोमीटर। तो एक काम करो, यहाँ पे आप इसे 4 ही पुट कर दो, अभी किलोमीटर में रखो बात को, राइट। √2 टाइम्स 6400 इंटू HR। हमने अभी हर जगह किलोमीटर रखा है, तो जब सॉल्व करोगे तो HR भी किलोमीटर में ही निकल के आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर मारेंगे तो 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 6400 इंटू योर HR। एंड आई कैन सी हियर दैट दिस फेलो इज योर 8 एंड दिस फेलो बिकम्स योर 800। तो सर यहाँ से हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो अपना हाइट है दैट इज इक्वल टू 1/800 किलोमीटर्स। यानी कि यहाँ पे आप एक तो 1000 मल्टीप्लाई करो तो ये आपको हुआ मीटर्स में, लेकिन इससे भी आपका पेट नहीं भरा। क्यों? क्योंकि मीटर तो देना है लेकिन 10⁻⁻² चाहिए हमको। तो एक काम करो ना, अपने मन से अगर हम एक 100 मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 10⁻² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करेगा? पड़ेगा सर। अब खत्म खेला, शून्य से शून्य कट गया। 1000/8 कितना होता है? 125। 125। तो यहाँ पे x कितना हो गया? 125। इस प्रकार का एक्यूरेसी, स्पीड एंड कॉन्फिडेंस के साथ सॉल्व करना है आपको मेन एग्जाम के दिन। अब ये देखिए, यही है एनसीईआरटी रीड करने का इंपॉर्टेंस, कष्ट वाले पोर्शंस। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन द अपलिंक फ्रीक्वेंसी बैंड यूज्ड इज व्हाट? भैया देखिए एग्जाम आपका है तो याद आप ही को करना पड़ेगा, हमको तो याद नहीं ये सब चीज। तो यहाँ पे ये आपको जो फोटो है वो एनसीईआरटी से उठा के लगाया गया है ना। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सैटेलाइट कम्युनिकेशन अपलिंक फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज दिस वन, 5 पॉइंट ये वाला, ऑप्शन नंबर 2, राइट। ऐसा एक और सवाल अभी आपको आगे दिखेगा। अच्छा, the amplitude of 15 sin 1000 pi t is modulated by this much signal. The amplitude modulated signal contains frequency of। तो अभी हमने दिखाया था ना, 3 प्रकार की फ्रीक्वेंसीज थी, FC माइनस FM, FC प्लस FM। ये 3 फ्रीक्वेंसीज आपको रहती है। सर सबसे पहले हमको यहाँ पे चाहिए FC FM कितना है। ये सर 1000 पाई इज योर ओमेगा C। तो सर FC कितना हो जाएगा? ओमेगा C बाई 2 पाई। ओमेगा C कितना है? 1000 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। देखो जो भी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता है ना वो आपको कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी होता है, और जो छोटी फ्रीक्वेंसी होती है वो आपको मॉड्यूलेटिंग वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। इसको डिवाइड किया तो सर ये निकल के आएगा आपको 500 हर्ट्स। और अगर हम बात करें FM की तो सर ये हो जाएगी आपको ओमेगा M डिवाइडेड बाई 2 पाई। सर 4 पाई ही आपका ओमेगा M है, 4 पाई अपॉन 2 पाई। सो दिस इज योर 2 हर्ट्स। तो सर दिख रहा है FC माइनस FM, 500 माइनस 2 इज इक्वल टू 498 हर्ट्स। FC यानी कि सर 500 हर्ट्स एंड FC प्लस FM इनको जोड़ा तो सर ये निकल के आएगा आपको 502 हर्ट्स। तो यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 145 दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर एकदम? चलिए, शानदार, मजेदार। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से रटने वाला पोर्शन है। आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देते हैं, ये आपको एनसीईआरटी से उठाया गया एक इमेज है। आप यहाँ पे हाइट वाइट देख सकते हैं, ट्रोपोस्फियर का हाइट कितना है एंड ऑल। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन में है F1 लेयर। तो F1 का यहाँ पे हाइट है 170 से 190, दैट इज योर 2 वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 2 आएगा। फिर आपका D लेयर है, तो D लेयर की मैचिंग आपको किसके साथ है? 65 to 75, दैट इज योर दिस वन। तो B का मैचिंग 4 के साथ है, तो 4 के साथ करनी पड़ेगी। ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं तो ट्रोपोस्फेयर का तो 10 दिख रहा है, यानी कि सर ऑप्शन नंबर 1
मैट्रिक्स मैच में। एंड ई लेयर की बात करें तो सर यहाँ पे क्या है, ई लेयर अपना 100 किलोमीटर है, सो ई लेयर की मैचिंग 3 के साथ है। तो सर मेरा आंसर होगा 2413। तो ढूंढो 2413 कहाँ है सर, 2413 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन सिंपल सा एक चीज अगर आपने देखा हुआ है, लैम्डा बाई 4, the radiate to radiate EM signal of wavelength lambda with high efficiency, the antenna should have a minimum size equal to lambda by 4। NCERT में mentioned है, हमारे notes में mentioned है, हमारे वीडियो में आपको mentioned है। Okay, the height of transmitting antenna is 180 meter and the height of receiving antenna is 245 meter. The maximum distance between them for satisfactory communication in line of sight is what? So यहाँ पे भी again वही वाला फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है ना, कुछ भी ऐसा कुछ नया या खास बात नहीं हो रहा है यहाँ पे जीवन में, तो ऐसे आप देख लो। सो बेसिकली आपको 2 टावर लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, एक टावर आपका यहाँ पे है ट्रांसमिटिंग टावर और ये टावर आपका रिसीविंग टावर है, राइट। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये आपको हाइट ऑफ ट्रांसमिटिंग टावर, ये हाइट ऑफ रिसीविंग। अच्छा अब सर यहाँ से यहाँ तक का दिस इज योर dt और यहां से यहां तक का दिस इज योर dr। हमको सवाल में कह रहा है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, हमसे dt प्लस dr पूछा है, हमसे प्रश्न में dt प्लस dr पूछा। देखिए dt का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2r इंटू हाइट ऑफ टावर ट्रांसमिटिंग वाला, एंड रिसीविंग में क्या हो जाएगा 2r इंटू हाइट ऑफ रिसीविंग एंटीना। बस यहाँ पे डेटा पुट करके आपको निकालना आंसर। आंसर चाहिए किलोमीटर्स में, तो एक काम कर सकते हैं, अपने एक काम जरूर से कर सकते हैं, 2 इंटू 6400, ये जो हाइट ऑफ टावर है ना ट्रांसमिटिंग वाली 180 मीटर्स, तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, 180 बाई 1000 कर दो, ताकि आपका आंसर सीधे किलोमीटर्स में निकल के आ जाए। अगेन 2 इंटू 6400 मल्टीप्लाइड बाई रिसीविंग का 245 है, सो 245 डिवाइडेड बाई 1000। सो नाउ इफ यू सी 0 0 0 खत्म, यहाँ से 0 0 0 खत्म, 2 0 खत्म, और ये आपको 2 5 है, और इसको इसके साथ कट किया तो सर ये हो जाएगा आपको 5 4 एंड 9। सर यहाँ पे देखोगे तो 64 का रूट 8 है मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 18 36, 36 का रूट 6 है, प्लस 64 का रूट 8 है, 49 का रूट 7 है। सो दिस बिकम्स 8 6 48 और 8 7 56, तो 6 8 4 और ये आपको हो जाएगा 100। तो सर 104 कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में है। देखिए कितना सरल है। चलिए तो ये अपना यहाँ पे खत्म होता है कम्युनिकेशन। अब हम लोग शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर्स को। अगेन आई वुड से एनसीईआरटी तो आपको थोड़ी बहुत रीड करनी चाहिए इसमें भी, एंड हमारा जो इसमें कुछ 3-4 या शायद 5 कॉन्सेप्ट वीडियोस होंगे। मेक श्योर कि आप सब कुछ खत्म करेंगे तो आपका यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, कवर हो जाएगा। नेम द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द डायग्राम अटैच्ड। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आपको पहले भी पीवाईक्यूज में आ चुका है, तो ये आपको ये भी जताता है कि पीवाईक्यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, यहां पे आप चाहो तो एक ट्रूथ टेबल जैसा बना सकते हो, ए बी और वाई दिखाएगा आउटपुट। देखिएगा, देखिए 1 का मतलब है कि आपने स्विच को ऑन किया है। अगर मैं बोलूं कि सर ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1 करो, तो 1 का मतलब होगा कि आपने स्विच को क्लोज किया, और 0 का मतलब होगा कि स्विच आपका ओपन है। वाई मतलब आउटपुट। अगर वाई 1 है, यहां पे लिखा हुआ है ग्लो इज इक्वल टू 1, राइट। तो अगर आपका वाई 1 आता है मतलब बल्ब ग्लो किया, और अगर वाई 0 आता है मतलब बल्ब ग्लो नहीं किया। तो उसी के बेसिस पे हमको देखना है। तो इसको करने के लिए आपका बेसिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी अंडरस्टैंडिंग सही होना चाहिए। इस प्रश्न में हमको साफ साफ दे रहा है कि भैया ये वाला पॉइंट जो है ना, ये वाले पॉइंट की पोटेंशियल आपको 5 वोल्ट है, और ये वाली पॉइंट आपको ग्राउंडेड है बेसिकली। अगर अभी दोनों जो ओपन है, एक काम करते पहले ओपन की बात कर लेते हैं। अगर दोनों सर ओपन है जैसा कि चित्र में दिख रहा है, तो क्या ये बल्ब जलेगा? बिल्कुल जलेगा। भैया ये हायर पोटेंशियल है, करंट यहां से निकला, करंट को तो पाथ मिल रहा है, करंट को पाथ मिला, बढ़िया है, करंट को पाथ ही तो चाहिए था, यानी बल्ब जला, बल्ब जला। अगर आपने ए को 1 कर दिया और बी को 0 रखा, ए को 1 करने का मतलब है कि ये आपने स्विच जोड़ दिया।
अब देखिए भाई साहब, जब यहां से करंट निकलेगा ना, उसके पास दो रास्ते, क्या तो वो इधर से जाए या फिर वो इधर से जाए। भाई साहब यहाँ पे तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, बल्ब का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। इसका मतलब करंट ये वाला पाथ चुन लेगा, यार जीरो रेजिस्टेंस का पाथ चुनेगा भाई साहब, वो यहां से क्यों जाएगा। इसका मतलब ऐसे सिचुएशन में बल्ब आपको नहीं जला, बल्ब आपको नहीं जला, तो ये आपको जीरो हो जाएगा। अगर आपने इसको जीरो रखा, इसको वन रखा, तब भी वही बात बन जाती है कि भैया जब करंट यहां से निकला होगा तो वो ये स्ट्रेट पाथ चूज करेगा, यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, वो ये पाथ क्यों चुनेगा, यहां पे तो रेजिस्टेंस है। तो सर फिर से आपको बल्ब इस केस में भी नहीं जलेगा, जीरो। और अगर सर दोनों को ही वन कर दिया, सर दोनों को ही जोड़ दो, तो फिर से वही बात हो जाती, भैया आपको यहां से जब करंट निकलेगा वो यहां से और यहां से जाएगा, लेकिन यहां से तो कतई नहीं जाएगा, तो बल्ब तब भी नहीं जलेगा। सर ये वाला भी जीरो हो गया, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो ये किस प्रकार का आपको लॉजिक गेट दिखा रहा है। 0 0 पे 1 हो जा रहा है, राइट। 1 और 0 पे 0 हो रहा है, 0 और 1 पे 0 हो रहा है, देखिएगा। और 1 और 1 पे आपको जनाब ये 0 हो रहा है। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो क्या ये और का उल्टा नहीं है। और में क्या होता था, और में आपको क्या होता, 0 और 0 का 0, 1 और 0 का 1, 0 और 1 का 1, और सर 1 और 1 का 0, राइट। तो क्या ये आउटपुट नॉर नहीं लग रहा है, और का सब कुछ उल्टा ही तो है, 0 की जगह 1 है, 1 और 1 और 1 की जगह 0 0 0। इसका मतलब सर ये एक नॉर गेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो 2 इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए क्या है कि आपको एकदम प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो फिर बच्चे इसमें फंस जाएंगे। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज ग्रेटर दैन द ड्रिफ्ट करंट इन मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, राइट। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। डिफ्यूजन करंट इन अ पीएन जंक्शन इज फ्रॉम द एन साइड टू द पी साइड ऑफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, ये आपको बेसिकली फॉल्स है। तो यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हमको दिख रहा है, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट, राइट। सो ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट के लिए आप चाहो तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा सकते हो। लॉजिक गेट के ऊपर आपको भर भर के सवाल पूछे जा रहे हैं। यहां पे आपके सामने एक लॉजिक गेट आपको दिख रहा है, आपके सामने यहाँ पे 2 इनपुट है, हमें आउटपुट सिग्नल ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो सर ये कौन सा, ये पूरा कॉम्बिनेशन सर कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत से बच्चों को तो ये याद भी रहता है, नहीं भी याद है तो आप इसको फटाक से बता सकते हो। देखिए ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट होता है, समझिएगा। ये चीज होती है नैंड गेट, लेकिन अगर इसको जोड़ दो ना तो ये बन जाता है नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब है कि अगर ए इनपुट है तो आउटपुट ए बार होगा, बी इनपुट है तो आउटपुट बी बार होगा। अब ये ठहरा एक नैंड गेट। नैंड गेट का मतलब है कि ये जो आउटपुट है वो क्या है, ये आउटपुट हो जाएगा एंड का उल्टा। तो पहले तो डॉट लगाया जो कि एंड हुआ, और यहां पे जो एक गोला दिखा रहा है वो नॉट का सेपरेशन है, तो ऊपर एक बार भी लगा दिया। अब यहां पे आप लगा सकते थे डी मॉर्गन्स इक्वेशन। डी मॉर्गन्स इक्वेशन क्या बोलता है, ए डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। तो सर ये हो जाएगा आपको ए बार बार प्लस बी बार बार। सर ए डबल बार, भैया बार बार तो नलीफाई हो गया बार, तो ये ए प्लस बी ही बचा। सो ये बेसिकली एक और गेट होता है, आपको याद भी है तो बहुत अच्छी बात थी। अब और गेट है तो सिंपल सी कहानी है भैया, 0 से लेके 1 तक आपको ये वाला ए इनपुट 0 है, ये भी 0 है, तो आउटपुट भी 0 होगा। और गेट है भाई साहब, तो आपका आउटपुट भी 0 रहा। ये 0 है, ये 1 है, तो और गेट है ना, और गेट है, तो 0 1 का आउटपुट कितना होता है 1, तो सर ये आउटपुट 1 रहेगा। ये 1 ये 0, तो आउटपुट फिर से 1, ये वाली 1 ये वाली 1, तो आउटपुट फिर से 1। तो ये वाला ग्राफ किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में। सो 3 का 4 इज द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो ये आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। सवाल में कंट्रोवर्सी क्या अभी समझाते हैं। सवाल में आपको है ना एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर का सर्किट दे रखा है, आरसी दे रखा है 1 किलो ओम, वीसीसी 1 वोल्ट, आरबी दे रखा है 100 किलो ओम, राइट। करंट गेन दे रखा है हमको 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस करंट।
अब ये पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको एक असम्पशन लेना पड़ेगा, अदरवाइज ये सवाल आपके लिए अनसॉल्वेबल है। एंड अगर आप जब ये सवाल आया, कुछ बच्चों ने उसको चैलेंज भी किया, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं उसके रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे असम्पशन आपको क्या लेना पड़ेगा कि भैया अज्यूम इट कौन है यहाँ पे, ट्रांजिस्टर है, अज्यूम ट्रांजिस्टर इन सैचुरेशन स्टेट। अगर ऐसा अज्यूम नहीं करके चलोगे तो फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। सैचुरेशन स्टेट का मतलब क्या है, देखिए आपका जो C और E के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी इक्वेशन होती है VCE इज इक्वल टू VCC माइनस योर ICRC। अब सैचुरेशन होने का मतलब आपको ये होता है कि आपका जो VCC माइनस ICRC है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका VCE जो है वो जीरो हो जाएगा। सो जीरो इज इक्वल टू योर VCC माइनस ICRC, यानी कि सर अपनी जो IC है ना वो है VCC बाई RC। अब मेरे पास VCC है सर, कैसे पता चला, अज्यूम करना पड़ेगा। अब ये क्या है कि जब आप इन सवालों को प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको पता चल जाता है कि भैया अगर इसको सॉल्व करना है, अगर एनटीओ को आपको एक IB निकाल के देना है तो यही चीज आपको अज्यूम करनी पड़ेगी, अदरवाइज फिर आपके पास अननोन बच जाएंगे। RC कितना है सर, RC है 1 किलो ओम, तो यहां पे लिखो 1000 ओम। अच्छा सर व्हाट इज करंट गेन, करंट गेन अपने को होता है IC अपॉन IB, यानी कि सर IB जो है दैट इज इक्वल टू IC अपॉन करंट गेन। IC है 1/1000 और बीटा को भी नीचे ही लिखना पड़ेगा, तो सर ये हुआ इतना एम्पियर, यानी कि 10 माइक्रो एम्पियर, विच मेक्स योर ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आपके पास एक जीना डायोड है जिसका पावर रेटिंग है 1.6 वॉट, यानी कि ये जीना डायोड के अक्रॉस पावर रेटिंग आपको 1.6 वॉट है, is to be used as a voltage regulator. If the Zener diode has a breakdown of 8 volt, बढ़िया है सर, इसको हटाओ भाई, it has to regulate voltage fluctuating between 3 वोल्ट to 10 वोल्ट। देखिए 3 वोल्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सेफ है। क्या होगा कि जैसे ही आपको ये जो इनपुट वोल्टेज है आपका, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज अगर 10 वोल्ट चला गया, यानी कि आपका ये जो जीनर है वो ब्रेकडाउन में चला जाएगा। तो हमें कहता है द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RS फॉर सेफ ऑपरेशन। अगर आपको सेफ ऑपरेशन करवाना है तो एक्सट्रीम केस के लिए 10 वोल्ट के लिए RS की वैल्यू को पता कर लो, वो आपको सेफेस्ट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे 10 वोल्ट आपका आ चुका है, ठीक है, यानी कि आपका ये ब्रेकडाउन में ऑपरेट कर रहा है, दैट इज योर 8 वोल्ट, है ना। अच्छा 8 वोल्ट पे है और सर इसकी पावर रेटिंग कितनी है, पावर रेटिंग इज इक्वल टू 1.6, और सर पावर होता है आपको V इंटू आई 1.6, यानी कि I इज इक्वल टू 1.6 अपॉन V, और इसके अक्रॉस V कितना होगा, दैट इज योर 0.2 एम्पियर आ जाएगा। V आपको 8 है तो इसके थ्रू आपको जो करंट होगा दैट इज इक्वल टू योर 0.2 एम्पियर। ठीक है, अच्छा सर अगर यहाँ पे 0.2 एम्पियर है, आपका यहाँ पे अभी ओपन है, तो यहाँ पे भी सर बेसिकली 0.2 एम्पियर ही हो जाएगा इसका मतलब। अच्छा 10 में से 8 वोल्ट इसके पास है तो बाकी बचा 2 वोल्ट इसके पास होगा, यानी कि सर RS कितनी हो जाएगी, RS इज इक्वल टू इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है और करंट है 0.2 एम्पियर, यानी कि सर 10 ओम बिकम्स दी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इफ ईच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 25 ohms इन द बिलो सर्किट, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ है, यानी कि सर ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड है, ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड है, लेकिन सर ये वाला रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस्ड के लिए कुछ कहा नहीं है, इसका मतलब है कि आपको ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि रिवर्स बायस्ड केसेस में आपका डायोड विल एक्ट एज अ इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है कि करंट जब निकलेगी तो इस ब्रांच में घुसेगी नहीं, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। जब घुसेगा ही नहीं तो फिर इस ब्रांच को ही सिस्टम से हटा दो, इस ब्रांच का कोई रोल ही नहीं है पूरे इस सिस्टम में। बढ़िया है सर। एंड D1 एंड D3 विल एक्ट एज ए 25 ओम रजिस्टर। सर एक काम करो, इन दोनों को छुपाओ और यहाँ पे 25 ओम का रजिस्टर लगा दो, 25 ओम के रजिस्टर की तरह ये लोग बिहेव करेंगे। ठीक बात है। हमसे यहाँ पे जो करंट्स है, यहाँ पे I2 करंट है, यहाँ पे I4 करंट है, यहाँ पे I1 करंट है, हमको रिलेशन पूछ रहा है। देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत तो है ही नहीं, साफ बात है कि अगर यहाँ पे I1 करंट है,
यहाँ पे भी टोटल 150 ओम है, यहाँ पे भी टोटल 150 ओम है। तो ये जब I1 करंट जाएगा तो इसमें और इसमें सेम करंट का बंटवारा होगा। सपोज यहाँ पे 10 एम्पियर है तो इसमें भी 5 एम्पियर जाएगा, इसमें भी 5 एम्पियर जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि ये जो I2 होगा वो आपको I1/2 होगा, और ये जो I4 होगा वो भी आपको I1/2 होगा, राइट। तो यहीं से आपको दिखेगा कि अगर हम इस वाले के ऊपर फोकस करें तो सर यहां पे दिख रहा है कि I2 इज इक्वल टू I1/2, यानी कि सर I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स योर I2, राइट। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि सर I1/I2 इज इक्वल टू 2। ये आपको एक ऑप्शन में देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। बाकी आप चेक कर सकते हो, बाकी सब आपको जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो करंट निकालने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इसको हमको एनालाइज करना था। नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। कई बच्चों को ये भी याद रहता है, नहीं भी याद है तब भी देखिएगा। सर ये एक नॉट गेट है, ये एक नॉट गेट है, और ये एक नॉर गेट है। दिस इज अ नॉर गेट। अगर इनपुट ए है तो यहाँ पे नॉट गेट था तो ए बार, यहाँ पे इनपुट बी है तो यहाँ पे सर बी बार। सर ये एक नॉर गेट था तो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये हो गया और। लेकिन नॉर है तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा। लगाएंगे फिर से डी मॉर्गन भैया क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ऐसा होता है तो आप उसको लिख सकते थे ए बार डॉट बी बार, तो ये हो जाएगा ए बार बार डॉट बी बार बार, यानी कि सर दिस बिकम्स योर ए डॉट बी, एंड ए डॉट बी इज नथिंग बट एन एंड गेट। क्लियर एकदम। चलिए शाबाश, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर देखते हैं। ध्यान से देखिए। The logic operations performed by the given digital circuit is equivalent to what? सबसे मजे की बात यह है कि सर ये पूरा चीज एक NAND है, और NAND के सामने एक नॉट लगा दिया आपने। भैया NAND के सामने नॉट लगा दोगे तो सर इसका मतलब ये पूरा चीज तो AND की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब NAND के आगे नॉट लगा दिया। देखिए एंड के आगे नॉट लगा देते हो तो NAND बन जाता है, तो ये NAND, इसके आगे फिर से एक नॉट लगा दिया तो नॉट नॉट आपस में नलीफाई हो गया, तो आपको घूम फिर के तो एंड ही बचा। सर इतना आप ध्यान रखो कि ये पूरा चीज बेसिकली एक एंड गेट है, राइट। अच्छा अब देखो यहाँ पे इनपुट ए है, यहाँ पे इनपुट बी है, तो ये तो एक और गेट था, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पे ये ए इनपुट यहाँ से लेके यहाँ तक आया तो यहाँ पे भी इनपुट ए, ये बी वाला इनपुट ध्यान से देखिए यहाँ पे भी आ रहा है तो यहाँ पे इनपुट बी, ये एंड है तो ये हो जाएगा ए डॉट बी। सो बेसिकली ए प्लस बी एक इनपुट है, ए डॉट बी एक इनपुट है, और वो गुजर रहा है एक एंड गेट के थ्रू। तो सर वाई कितना हो जाएगा, दिस इनपुट डॉट दिस ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी, राइट। तो ब्रैकेट को आप खोल सकते थे, दिस इज योर ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए डॉट बी। बात को समझिएगा, दो सेम जो होते हैं ना, ए डॉट ए आपको ए ही देगा हमेशा, और बी डॉट बी आपको हमेशा बी ही देगा, सेम ही देगा। तो ये आपको बेसिकली फिर घूम फिर के ए बी ही हो गया, और यहाँ पे ये दोनों बी हटा के आप एक ही बार बी लिखोगे तो सर ये भी ए बी हो गया। अब ए बी और ए बी दोनों तो सेम ही है, तो सेम और सेम को जब तुम और लगा रहे हो तो फिर से वो ए बी ही निकल के आएगा। सर घूम फिर के ये पूरा चीज ए बी ही बच रहा है, ए डॉट बी बच रहा है, विच इज एन एंड गेट। तो ये सर मेरा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की। इन एन एनपीएन कॉमन emitter transistor, the collector current changes from 5 milliampere to 16 milliampere and base current, उसके corresponding base current में चेंज आया है 100 माइक्रो एम्पियर से 200 माइक्रो एम्पियर। हमसे करंट गेन पूछ रहा है, ओहो हो, तो एसी करंट गेन हुआ ना ये, तो डेल्टा चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन योर चेंज इन बेस करंट। 16 minus 5 that is your 11 milli ampere, 200 minus 100 that is your 100 माइक्रो एम्पियर। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे आपको 10 बचेगा, यानी कि सर 110, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। सिंपल, देख रहे हो 30 सेकंड में आपसे सवाल खत्म हो जाने वाला है। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, यहाँ पे एक गोला नहीं बनाया तो ये पूरा चीज बदल गया जीवन में आपके। शांति से करना पड़ेगा इसको।
देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चीज़ एक नॉट गेट है, तो अगर यहाँ पे इनपुट ए था तो यहाँ पे आउटपुट ए बार हो जाएगा, लेकिन ये अब नॉट नहीं है। समझिएगा, अगर आपने इनपुट बी का दिया तो ये भी बी था, ये भी बी था, और ये वाली चीज़ एक और गेट है, तो बी प्लस बी क्या होता है, बी ही तो होगा। यानी कि सर यहाँ पे बी ही आया, मतलब इसको लगाना टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब y इज इक्वल टू, ये प्राणी तो एक नैंड गेट है, तो a बार और b इनपुट है ना, तो a बार डॉट b और ऊपर से एक और बार देना पड़ेगा। लगाओ डी मॉर्गन्स, तो डी मॉर्गन भैया बोलेंगे ना a बार बार प्लस b बार, यानी कि दिस बिकम्स योर a प्लस b बार। तो ये हो गया है मेरे लिए आउटपुट। ठीक है, अब इस आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आप चाहो तो क्विकली यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल बना सकते हो, विच विल मेक योर लाइफ अ लिटिल ईजियर। 2 इनपुट और 1 आउटपुट, 1 1 1 0 0 1 0 0। अब तुम यहाँ पे खुद देख सकते हो, अगर a आपका, यहाँ पे हटाओ इसको, अगर a और b दोनों ही 1 1 होंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर b 1 होता तो ये 1 का बार 0, तो ये 1 आता, तो सर ये वाली चीज़ 1 होनी चाहिए, 1 1 पे 1 होएगा। 1 0 की बात करो सर, अगर ये 1 है और अगर सर b 0 होता तो 0 का बार बेसिकली ये 1 हो जाता, तो 1 और 1 का 1 ही दे देता ये लोग। ठीक बात है सर, अगर 0 1 होता तो ये 0 और 1 का बार भी 0, तो सर ये 0 आ जाता। ठीक बात है सर, और 0 और 0 होता तो 0 0 का बार 1, यानी कि सर ये 1 दे देता। तो सर ये है हमारे पास इनपुट और आउटपुट। अब क्या है, ड्रॉ करो बैठ के। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, तो सर अभी ये वाला भी 0 है, ये वाला भी 0 है, तो 0 0 होने पे हम लोग 1 करते थे, तो आपका जो यहाँ पे प्लॉट है वो 1 से शुरू होना चाहिए। भैया ये 0, ये भी 0, ये भी 0, इकलौता ग्राफ यही है जहाँ पे ये 1 से शुरू हो रहा है। मतलब इतना खराब ऑप्शन सेट किया हुआ है कि पहले ही बार में आपका खत्म हो गया काम। अब चाहो तो आप और आगे बढ़ा सकते हो, ये वाली चीज़ 0 है, ये वाली चीज़ 1 है, तो 0 और 1 के लिए 0 होता था, तो देखिए आपको फिर बाद में ये 0 हुआ है। फिर आप ये वाली चीज़ को है ना इसके साथ बैठ के क्रॉस वेरीफाई करते रहो, आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। फ्रॉम द गिवन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इन CE configuration, the value of power gain. So sir, what is power gain? What is power gain? Power gain is equal to your RO upon RI into your beta square. Beta is your current gain. Now in this particular question अपने को IC और IB का ग्राफ दे रखा है और लीनियर ग्राफ है, तो आप यहाँ से आसानी से करंट गेन निकाल सकते हो, डेल्टा IC अपॉन योर डेल्टा IB। कोई भी 2 IC और उसके करस्पॉन्डिंग IB को पकड़ लो, हम तो बोलते हैं कि इनिशियल कोई पकड़ लो। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे सर यहाँ पे IC कितना है, इसके करस्पॉन्डिंग IC इज 50, यहाँ पे IC इज 10, तो 50 माइनस 10 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाई, जब IC 50 था तो IB 500 और यहाँ पे 100, so 500 minus 100, that is your 400 microampere. So this becomes 40 into 10 to the power minus 3 and this becomes your 400 into 10 to the power minus 6. तो सर ये अपने को कट के हो जाएगा 10, right? This becomes your 10 to the power minus 5, so this becomes your 100. सर बीटा यानी कि करंट गेन अपने को 100 आ जाता है, तो पावर गेन अपने को हो जाएगा आउटपुट। तो सर यहाँ पे RC अपने को दे रखा है 1 किलो ओम, यही हम इस्तेमाल करेंगे आउटपुट में फिलहाल के लिए। सो दिस बिकम्स योर 1000 डिवाइडेड बाई ये 10 किलो ओम है, सो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई बीटा का स्क्वायर, तो सर 100 का भी स्क्वायर कर देंगे, सो दिस बिकम्स योर 10 टू द पावर 4। ठीक है, ओके ये खत्म। तो सर यहाँ पे अपने को बच रहा है 10 टू द पावर 3, यानी कि सर 10 टू द पावर x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 3। आगे बढ़े, चलिए अगर यहाँ तक देख रहे हो तो सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। द आउटपुट फ्रॉम अ NAND गेट हैविंग इनपुट्स A and B आर व्हाट, ये तो मतलब NAND गेट का आपसे सीधे आउटपुट ही पूछ रहा है। तो भैया अगर ये भी 1 है, ये भी 1 है, एंड होता तो 1 1 का 1 आता, लेकिन NAND है तो 1 1 का 0 आएगा, तो ग्राफ 0 से शुरू होना चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता,
ये तो 1 से शुरू हो रहा है, बाकी ये तीनों आपको 0 से हो रहे थे, आगे भी बढ़ना पड़ेगा। 0 और 0 एंड होता तो 0 0 0 होता है, लेकिन यहाँ पे 0 0 1 हो जाएगा, तो आपका 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो और आगे बढ़ो। 0 1 एंड होता तो 0 और 1 का 0 होता, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आगे भी 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 है, ये वाला 0 है, ये वाला 0 है, मतलब सर ये दोनों नहीं हो सकता, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही सेफ बच रहा है। आप चाहो तो आगे और चेकिंग कर सकते हो, लेकिन इतने में अपना काम बन गया है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल इस सेशन का और सेमीकंडक्टर का भी ध्यान से देखिए। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द बैटरी विल बी हाउ मच। सो वेरी सिंपल, आपका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए छोटे छोटे डायोड्स है, बच्चों को ये दिखता ही नहीं सवाल में। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सर ये वाला फॉरवर्ड बायस्ड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल है ना, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये भाई साहब रिवर्स बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है। कुछ नहीं मेंशन्ड है, तो फॉरवर्ड बायस्ड डायोड विल बिहेव एज अ प्लेन वायर एंड रिवर्स बायस्ड विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है कि सर ये D2 वाले सर्किट को तो हटा ही दीजिए, इसमें कोई करंट नहीं घुसने वाला है, तो इसका लेना देना नहीं है अपने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग से। ठीक है, हटा दिया सर इसको हमने, आपने बोला सर हटा दिया। एंड D1 D2 को आप सर यहाँ पे एक प्लेन वायर से रिप्लेस कर सकते थे। D1 और D2 को आपने यहाँ पे चुपचाप से एक प्लेन वायर से रिप्लेस किया। नाउ सॉल्व दिस, सिंपल। 10 और 10 सीरीज में है ना, 10 और 10 सीरीज में है तो 20, ये 20 और ये वाली 10 पैरेलल में है, तो सर R इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी 20/3। 20 और 10 पैरेलल में है। सर बैटरी 10 वोल्ट की है, तो करंट कितनी हो जाएगी 10 बैटरी की वोल्टेज अपॉन इक्विवेलेंट दैट इज 20/3। तो सर यहां से 0 0 कटा, दिस इज योर 1.5 एम्पियर। कितना आसान है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, और चैनल पे नए तो आप इसको जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। अपने मिलते रहेंगे, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।